प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की महत्वपूर्ण खबरें कुछ इस प्रकार से है। अमेरिकी दबाव के बाद भी चाइना पाकिस्तान एक आर्थिक कॉरिडोर को जारी रखने वाले और बाइडेन के लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने वाले पाकिस्तान को अब इसका इनाम मिलने जा रहा है। चीन के उप प्रधानमंत्री अगले महीने इस्लामाबाद की यात्रा पर आने वाले हैं और CPEC के 10 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जाएगा। साथ ही इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाकिस्तानी यात्रा को लेकर भी चर्चा होगी। पाकिस्तान चाहता था कि CPEC के कार्यक्रम में जिनपिंग आए, लेकिन उससे एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जल्द होने जा रहे आम चुनाव के बाद ही जिनपिंग इस्लामाबाद आएंगे। इससे पहले चीन ने अरबों डॉलर का नया कर्ज देकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया था। पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्ज लदा हुआ है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद यह किसी शीर्ष चीनी अधिकारी की पहली पाकिस्तानी यात्रा होगी। चीन में 2 उप प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तानी चीनी उप प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत करने जा रहा है। चीन की CPEC परियोजना इमरान खान के काल में बर्बादी की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब शहबाज सरकार के काल में इसे फिर से बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान चाहता था कि शी जिनपिंग CPEC के 10 साल पूरा होने पर पाकिस्तान आए, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। अब पाकिस्तान सरकार कोशिश कर रही है कि शी जिनपिंग को देश में होने वाले आम चुनाव के बाद आमंत्रित किया जाए। इससे पहले शहबाज सरकार के आने के बाद भी चीन को इस्लामाबाद की इस नई सरकार पर भरोसा नहीं हो रहा था। कुर्सी पर आते ही शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनी ने चीन की यात्रा की थी और भरोसा देने की कोशिश की थी। चीनी नेताओं की इस यात्रा पर पश्चिमी देशों की पूरी नज़र रहेगी। आइए अब हम अगली खबर भी चीन के बारे में ही बात कर लें। चीन के प्रोफेसर ने कहा है कि मार्च में ही देश की युवा बेरोजगारी दर 50% के करीब पहुंच चुकी है। उनके इस दावे के बाद चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो NSA के आधिकारिक आंकड़ों पर बहस शुरू हो गई है। साथ ही देश के कमज़ोर पड़ते श्रम बाजार की तरफ भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। NSA की तरफ से कहा गया था कि 16 से 24 साल तक की आयु के लोगों के लिए मार्च महीने की बेरोजगारी दर 19.7% थी, मगर अब नए दावे के बाद सरकार के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। पेकिंग यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जांग डेडान ने कैक्सिन मैगजीन के लिए एक ऑनलाइन आर्टिकल लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर 16 मिलियन युवा जो छात्र नहीं हैं और घर पर हैं या अपने माता पिता पर निर्भर हैं, तो फिर बेरोजगारी की दर 46.5% तक हो सकती है। झांग पेकिंग यूनिवर्सिटी के नेशनल स्कूल ऑफ डेवलपमेंट में अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनका आर्टिकल जो पिछले दिनों आया था, अब इंटरनेट से हटा दिया गया है। जो आंकड़े NSA की तरफ से पिछले दिनों आए थे, उनके मुताबिक जून में बेरोजगारी दर 20% से ज़्यादा थी। देश के आधिकारिक युवा बेरोजगारी दर में सिर्फ सक्रिय रूप से काम की तलाश करने वाले युवाओं को शामिल किया गया है। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नीति निर्माताओं ने कोविड-19 महामारी के बाद से अर्थव्यवस्था को अधिक स्थिर स्थिति में लाने के लिए संघर्ष किया है। झांग ने जो आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने पूर्वी चीन में स्थिति सुजो और कुशान के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स का हवाला दिया। उन्होंने लिखा, मार्च तक इन केंद्रों पर सिर्फ 2/3 रोजगार ही बहाल हो पाया है, जबकि महामारी कमज़ोर पड़ चुकी है। उनका कहना है कि युवा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अहम हिस्सा होते हैं और ऐसे में उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अतिरिक्त ट्यूशन, प्रॉपर्टी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेक्टर में भी युवा कर्मचारियों और अच्छी तरह से शिक्षित लोगों पर नकारात्मक असर पड़ा है। चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीवो पर एक यूज़र ने झांग के इस आर्टिकल की आलोचना की और उसे तथ्यों से परे बताया, जबकि कुछ और यूजर्स ने इस पर चर्चा की कि चीन में नौकरी ढूंढना अभी भी कितना कठिन है। एक वीवो पोस्ट के अनुसार इतने सारे ग्रेजुएट छात्र नौकरियों की तलाश करने के बजाय पोस्ट ग्रेजुएशन या सिविल सेवा की परीक्षाओं में बैठने के लिए आते हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। आइए हम ट्विटर के बारे में बात कर लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को नया लोगो मिल गया है। अब नीली चिड़िया की जगह काले सफ़ेद रंग के एक्स ने ले ली है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने इसकी घोषणा की है। मस्क ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट का लोगो बदल दिया। उन्होंने पिछले साल 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदा था। इसके बाद उन्होंने साइट में कई बदलाव किए हैं। मस्क ने रविवार देर रात ट्वीट करके बताया कि वह लोगों में बदलाव सोमवार को ही करना चाहते हैं। मस्क ने लिखा था, और जल्दी ही हम ट्विटर ब्रांड तथा सभी चिड़ियों को अलविदा कह देंगे। विपणन सलाहकार कंपनी मेटाफोर्स के सह संस्थापक एलन एडमसन ने कहा है कि एक्स से जुड़े मस्क के पुराने इतिहास को देखते हुए यह बदलाव आश्चर्यजनक नहीं है। टेस्ला के अरबपति मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मस्क ने पिछले साल अक्टूबर में ट्वीट किया था, ट्विटर को खरीदना सभी सेवाएं मुहैया कराने वाली एक्स ऐप की दिशा में उठाया गया कदम है। मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस
एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज़ कॉर्प को आमतौर पर स्पेसएक्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1999 में x.com नामक एक स्टार्टअप की स्थापना की थी, जो एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा कंपनी है। इसे अब पेपॉल के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम अगली खबर की तरफ चलें। भारत की सीमा में अवैध घुसपैठ करने के आरोप में आव्रजन अधिकारियों ने बिहार में 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों 1 महीने से कम समय में दूसरी बार नेपाल के रास्ते भारतीय क्षेत्र में घुसे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी। सहायक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी SK सिंह ने बताया कि उन्हें पूर्वी चंपारण जिले स्थित रक्सौल सीमा चौकी पर शनिवार रात गिरफ्तार किया गया। उन्हें बताया कि पूछताछ के दौरान विदेशियों ने बताया कि उनके नाम झाओजिंग और फू कांग है और वे दोनों चीन के झाओक्सिंग प्रांत के रहने वाले हैं। सिंह ने बताया कि दोनों के पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे। उनका दावा था कि वे पासपोर्ट सीमा पार वीरगंज के एक होटल में भूल आए, जहां पर वे पिछली रात रुके थे। सिंह ने कहा कि वे एक ऑटो रिक्शा से सीमा पर पहुंचे और पैदल भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने की कोशिश की। आव्रजन विभाग के अधिकारी ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार चीनी नागरिकों ने इससे पहले 2 जुलाई को भी भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि तब दोनों चीनी नागरिकों ने दावा किया था कि उन्होंने अनजाने में ऐसा किया। अधिकारी ने कहा उन्हें इस समय छोड़ दिया गया है। उनके पासपोर्ट पर प्रवेश निषेध की मोहर लगाकर उन्हें वापस कर दिया गया था। उन्होंने कहा क्षेत्र में प्रवेश करने का उनका बार बार प्रयास संदेह पैदा करता है, इसलिए उन्हें आगे की जांच और कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकवादी ड्रोन से हमले किए गए। इस हमले को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है। इस ड्रोन हमले में जानबूझकर इमारतों को निशाना बनाया गया। रूस की राज्य समाचार एजेंसियों ने आपातकालीन सेवाओं का हवाला देते हुए बताया कि ड्रोन के टुकड़े कोमोल्स्की एवेन्यू पर एक इमारत के पास पाए गए, जो मध्य मॉस्को से होकर गुजरता है। शहर के मेयर सर्गेई सोबियानिन के मुताबिक इस ड्रोन हमले में 2 इमारतें प्रभावित हुई हैं। मीडिया ने रिपोर्ट जारी कर बताया कि ड्रोन का मलबा रक्षा मंत्रालय की इमारतों से ज़्यादा दूर नहीं पाया गया। रक्षा मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि दोनों ड्रोन को मार गिराया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के टेलीविज़न चैनल ज़्वेज़दा ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो पब्लिश किया है, जिसमें एक ऊंची इमारत दिखाई दे रही है, जिसकी ऊपरी मंजिलों पर खिड़कियां गायब हैं, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रूस के सुरक्षा बलों से जुड़े अन्य रूसी टेलीग्राम चैनलों ने कांच और कंक्रीट के मलबे के वीडियो भी पब्लिश किए, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि यह कोमस्लोमोल्स्की एवेन्यू है। कथित हमला रूस द्वारा यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह ओडेसा पर लगभग 1 सप्ताह से जारी हमले के बाद हुआ है। कीव से तत्काल इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। आइए अब अपने पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में बात कर लें। पाकिस्तान में अगले महीने वर्तमान नेशनल असेंबली का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसे देखते हुए सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में वित्त मंत्री इशाक डार का नाम प्रस्तावित करने पर विचार कर रही है। संविधान के अनुसार अंतिम सरकार के नेतृत्व में ही आम चुनाव कराने का प्राविधान है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली वर्तमान संघीय सरकार का कार्यकाल 14 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार शहबाज सरकार 8 अगस्त को ही नेशनल असेंबली भंग कर सकती है। आर्थिक नीति लागू करने की विस्तृत योजना के तहत PMLN ने 73 वर्षीय डार का नाम प्रस्तावित करने पर विचार किया है। पाकिस्तान के संविधान के तहत नेशनल असेंबली अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है तो चुनाव 60 दिन के अंदर कराए जाएंगे, लेकिन इससे 1 दिन पहले भी असेंबली भंग होने की स्थिति में सरकार को चुनाव कराने के लिए 90 दिन मिलेंगे और आम चुनाव के बाद नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री देश की सत्ता संभालेंगे। ANI समाचार एजेंसी के अनुसार लाहौर की एक अदालत ने पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की अगुवाई वाली संघीय सरकार में मंत्री रहे मुनीस इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को भगोड़ा घोषित कर दिया। संघीय जांच एजेंसी FIA ने पिछले वर्ष इलाही और अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। अब हम बात कर ले ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंस क्षेत्र के साथ जुड़ी अमेरिका से एक बड़ी अहम डील की है। ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को कहा कि वह 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से अमेरिका से 20 नए C-130 हरक्यूलिस विमान खरीदेगा। इन विमानों की खरीद के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के दूसरे सबसे बड़े भारी परिवहन विमानों के बेड़े में 2/3 की वृद्धि हो जाएगी। अमेरिका की ओर से बड़े स्तर पर लॉकहीड मार्टिन निर्मित 24 विमानों की बिक्री की कांग्रेस द्वारा पिछले साल दी गई मंजूरी के बाद यह घोषणा की गई है। रक्षा उद्योग मंत्री पैट कॉनरॉय ने बताया कि 4 इंजन वाले नए हरक्यूलिस का पहला विमान 2027 में मिलने की उम्मीद है। नए C-130 हरक्यूलिस विमान रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना RAAF द्वारा सिडनी के पास स्थित रिचमंड एयरबेस से संचालित किए जा रहे 12 हरक्यूलिस विमानों की जगह लेंगे। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई तट पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।